नमस्कार हिंदी प्रेमियों और प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं प्रेम सर की पाठशाला के चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, प्रेम कुमार शुक्ल। आज वर्णों के उच्चारण स्थान के बाद व्याकरण का अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वह है शब्द विचार। शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनको समझना भाषा के लिए बहुत ही आवश्यक है। भाषा व्याकरण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक रचना को या उनके समुदाय को हम शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन हिंदी व्याकरण में केवल और केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं किया जाता। तो हम सार्थक शब्दों के बारे में ही आपको जानकारी दूंगा। और जब आपने भाषा सीखने का लक्ष्य तय कर लिया है तो मैं बच्चों ये कहना चाहता हूँ, मित्रों कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य तय करने के बाद उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। तो लक्ष्य बहुत बड़ी चीज़ है। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो, उठो जागो और चलते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। किसी ने कहा है, जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। तो लक्ष्य बहुत बड़ी चीज़ है और हम चलते हैं। लक्ष्य की एकाग्रता से अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। तो लक्ष्य में एकाग्रता भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए। जब आपने संकल्प ले लिया हिंदी भाषा सीखने का, तो हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसे पहले ही बताया, सार्थक और निरर्थक। हिंदी व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों को ही लिया जाता है, उन पर ही हम आपको बताएंगे, आगे उनके विषय में ही बताएंगे। तो सबसे पहले बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो शब्दों को तीन भेदों में बांटा जाता है। अगर बनावट के आधार पर हम शब्दों को देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, या तीन भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके अर्थ निश्चित होते हैं और जिनके अगर हम टुकड़े करें तो उनके अर्थ नहीं निकलते अलग अलग, इसलिए वो रूढ़ होते हैं। ऐसे शब्द जिनके निश्चित अर्थ होते हैं और अगर हम उनके टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं, यौगिक। जैसा कि पता है, यौगिक माने जोड़कर बनाए जाते हैं। ये वे शब्द होते हैं जिनके अगर टुकड़े कर दो तो अलग अलग टुकड़े का भी अर्थ होता है। जैसे कि पाठशाला, रसोई घर, ऐसे बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में बनाए गए हैं जिन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसी में तीसरे प्रकार का शब्द है जो बनाने में तो यौगिक होता है लेकिन अर्थ में निश्चित होने की वजह से रूढ़ भी कहलाता है, इसलिए इसका नाम है योग रूढ़। क्या नाम है? योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द आप समझिए, अगर आपने समास पढ़ा हो तो समास में बहुब्रीहि समास के हुए शब्द
जो एक विशेष अर्थ रखते हैं, वो सारे के सारे शब्द इस श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं, जिनका हम अगर खंड करें तो अलग अलग उनका कोई न कोई अर्थ होता है, लेकिन जुड़ने के बाद वो विशेष अर्थ देते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, लेकिन यहाँ पर दशानन का मतलब है अर्थात रावण, एक विशेष अर्थ है। तो ऐसे विशेष अर्थ देने वाले सभी शब्द योग रूढ़ होते हैं। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इन तीनों शब्दों को अच्छी तरह से समझ लें, ये आपको भाषा सीखने में बहुत मदद करेंगे। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा का एक विकास क्रम है, तो अगले उसमें मैं बताऊंगा, भाषा का विकास क्रम भी बताऊंगा। तो उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर भी हम कहते हैं शब्दों के प्रकार हैं, और वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उन शब्दों को समझिए। तत्सम, तत् माने वैसे ही, सम माने समान। संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिए गए शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे अग्नि, दुग्ध, वो वैसे भी प्रयोग में आते हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। अब अर्ध तत्सम क्या है कि संस्कृत भाषा और प्राकृत से लिए हुए वे शब्द जो थोड़े से, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा बदलाव हो जाता है। अग्नि को अगिन कह दिया, धर्म को धर्म, थोड़ा सा बदलाव किया, तो ये अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम कहते हैं। अब आता है देश, तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत हो गए, बदल गए, वे सभी के सभी शब्द जो थे संस्कृत और प्राकृत में लेकिन हिंदी में प्रयोग होते हैं और पूरी तरह से बदले हुए रूप में होते हैं, वे सभी के सभी शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि शब्द था, उसका अगिन हुआ, लेकिन अब है आग। क्या है उसका नाम? आग। मयूर शब्द है संस्कृत में, लेकिन तद्भव में क्या है? मोर। तो ये बिल्कुल बदल गया है, इसलिए ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अब देशज शब्द समझिए। हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, आपको बोलियां भी बताऊंगा भाषा के अंतर्गत। जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, बांगरू है, ब्रिज है, अवधी है, बुंदेली है, ऐसी बहुत सारी बोलियां हैं। उनके जो शब्द हैं, जो क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय बोलचाल की बोलियों के भाषा के शब्द हैं, वे सभी के सभी शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खटिया, इस तरह के शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देसी भाषा से आते हैं, इसलिए देशज कहलाते हैं। अब अगला जो अंतिम है वो है विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने लगे, वे सभी शब्द, चाहे वो अंग्रेजी के हों, चाहे वो अरबी के हों, चाहे वो फारसी के हों, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच के हों, वो सभी के सभी शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। चाहे पीपा हो, चाकू हो, स्टेशन हो, मास्टर हो, ये सारे के सारे शब्द विदेशज कहलाते हैं। तो
इस तरह प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के हमने भेद बताए। ये बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके बारे में जानकारी होगी तो आपको सीखने में, समझने में आसानी होगी। अगर आपको वर्ण पता है, वर्ण से शब्द बनते हैं, तो शब्द पता है तो आप कहीं न कहीं वाक्य की तरफ बढ़ेंगे, और वाक्य पता होते ही आप भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी भाषा को ज्ञान, अगर किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है तो ये एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक रास्ता है, उस रास्ते पे चलना होता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से, अगर मुझे आपको ये अच्छा लगा ज्ञान, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि भाषा केवल किसी एक व्यक्ति तक नहीं है, एक आंदोलन के रूप में सब तक पहुँचे, सभी इसके बारे में जानें, क्योंकि भाषा की उन बारीकियों को मैं बताता रहूँगा। मैं जो भाषा का सिद्धांत है पढ़ाने का, आसान से कठिन की ओर, अभी मैं आसान बातें बता रहा हूँ, और फिर हम रिवीजन उसमें चलेंगे, तब हम इसकी बारीकियाँ बताएंगे और इसके कठिन तत्वों के बारे में बताएंगे। तो अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा जैसे कुछ चीज़ें आपको नहीं मतलब पूरी मिल रही, छूट रही, तो आप ये मत सोचिए कि आपको छोड़ा जाएगा। एक एक चीज़ जो भाषा के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत आती है, वो सब का सब कुछ आपको बताया जाएगा और बाकायदा सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, जिससे कि आपको हिंदी भाषा को लेकर कोई भी भ्रांति न रहे, कोई दुविधा न रहे। इसी में आगे हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि रूपांतर और प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं, क्योंकि शब्द बदल भी जाते हैं। तो रूपांतर और बनावट के आधार पर या प्रयोग के आधार पर कहते हैं उसको, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ये शब्द का भेद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण में जो आपके पाठ्यक्रम में 8वीं 9वीं 10वीं में आता है, जनरली इन शब्दों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, विकारी और अविकारी। बच्चे इसमें बिल्कुल भी दुविधा न रखें और अच्छी तरह से समझ लें। विकारी माने परिवर्तन, विकार माने परिवर्तन। विकार शब्द को अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप परिवर्तन शब्द को याद रखें। परिवर्तन में बदलाव। व्याकरण में शब्द जो है प्रयोग करने पर बदल जाते हैं, जो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, विकार आ जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और वे शब्द होते कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 प्रकार के जो शब्द हैं ये बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है। परिवर्तित होने वाले शब्द, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, परिवर्तित होने वाले शब्द। और इसी के साथ जो नहीं बदलते हैं, जो नहीं परिवर्तित होते हैं, इसलिए विकार का उल्टा क्या होता है? अविकार, अविकारी। आ माने नहीं, विकार माने बदलना, तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो भी शब्द हैं ये सारे के सारे अविकारी हैं, नहीं बदलने वाले हैं। इनको हम अव्यय भी कहते हैं। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि अविकारी का एक नाम अव्यय भी है, जो नहीं बदलते। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको शब्दों के बारे में पता होना चाहिए और शब्द आपको कैसे समझना है, विकारी और अविकारी, उनकी परिभाषा के साथ साथ ये बड़ी बात आपको समझना चाहिए कि बदलने वाले शब्द हैं, तो इनको आपको समझना चाहिए। अब आते हैं जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी कहा गया, बता दिया आपको, और इनको समझना है। तो शब्द विचार के तहत मैं केवल आपको आज यही बता रहा हूँ कि शब्दों के भेद और उनका परिचय अच्छी तरह से समझें। अब हम आपको
पद परिचय बताएंगे, जो अभी आपके सामने बताया है, विकारी और अविकारी, यही शब्द। अब पद कैसे बन जाते हैं ये चीज़ बताऊंगा। शब्द और पद में अंतर क्या है, पद किसे कहते हैं, जैसे आपको होता है ना शब्द किसे कहते हैं, इसी तरह आएगा पद किसे कहते हैं। तो शब्द तब तक शब्द रहता है स्वतंत्र अवस्था में जब तक होता है, अगर उसका हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद बन जाता है। इसीलिए संज्ञा शब्द ना होकर के पद बन जाती है। राम एक अच्छा लड़का है तो राम यहाँ पर संज्ञा पद बन गया, शब्द नहीं रह गया। अगर केवल राम का हम नाम ले रहे हैं तो संज्ञा है और शब्द है, लेकिन अगर राम एक अच्छा लड़का है हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये शब्द पद बन जाता है। तो अगले हम उसमें वीडियो में आपको बताएंगे पद किसे कहते हैं, पद विचार और पदबंध, और उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको बताएंगे, आप सीखेंगे और समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भ्रांति रहती है, शब्द और पद में अंतर नहीं जानते हैं, और ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। इसलिए जो कुछ आपको बताया जा रहा है आप तो सीखें ही, और लोगों को भी ये शेयर करें, बताएं प्रेम सर की पाठशाला, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है कि जो मुझे आता है वो बच्चों तक उसी की तरह पहुंचाया जाए, बिना परिवर्तित किए हुए, और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, क्योंकि बच्चों को सीखने का अधिकार है। और हिंदी हमारी केवल भाषा नहीं है, कहते ना हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। तो चार गुणों से युक्त हिंदी हमारी शान है, बान है, आन है और हमारी पहचान है। इसलिए हिंदी सीखना है। हिंदी किसी की मजबूरी नहीं है, हिंदी को मजबूरी में मत सीखिए, हिंदी को खुश होकर के मन से अच्छी तरीके से सीखें। क्योंकि अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लोग सुने, हिंदुस्तान के अधिकांश लोग आपको जाने, भारत के लोग आपको पहचाने, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम केवल यहाँ हिंदी ही नहीं सिखाएंगे, बाकी आपको बोलना भी सिखाएंगे, आपको भाषण देना भी सिखाएंगे, आपको कविता करना भी सिखाएंगे, और आपको निबंध लिखना भी सिखाएंगे, आपको पत्र लिखना भी सिखाएंगे, आपको पत्रकारिता की भाषा भी सिखाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हिंदी से जुड़ी हुई हैं, गीत, कविता, गज़ल, ये भी सिखाएंगे। क्योंकि जितना आप हिंदी में सीखोगे उतने ही आप मजबूत बनोगे, ये मेरा संकल्प है। इस भाषा को हल्के में न लेकर के गंभीरता से सीखें, इनकी बारीकियों में जाएं और अपने आप को मजबूत करें। हिंदी शब्दकोश ज़रूर खरीदें, अधिक से अधिक हिंदी अखबारों को पढ़ें, हिंदी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ें, कठिन शब्दों का संग्रह करें और लोगों से चर्चा करें। हिंदी के बहुत सारे लेखकों के नाम और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनको आपने पढ़ा नहीं है, अगर उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। और हिंदी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि संस्कृत भाषा का अथाह ज्ञान आज हिंदी में अनुवादित हो चुका है, तो वो भी आप मुफ्त में पढ़ सकते हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आपको बता दें, विवेकानंद जी ने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो उन्हीं वेदों में संचित था, उन्हीं ब्राह्मणों में संचित था, उन्हीं पुराणों में संचित था, जिसका अध्ययन और अध्यापन वेद और वेदांग पढ़ करके जब अमेरिका जैसे बड़े देश में गए और वहाँ अपनी बात चातुर्य से जब लोगों को बताया, ज्ञान दिया, तो वो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। तो उनका लेकिन एक ही मकसद था और एक ही बात उन्होंने कही थी लक्ष्य के ऊपर। मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा था कि सामने एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, उस लक्ष्य के सिद्ध होने तक दूसरी किसी बात को की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। रात दिन सपने तक में उसी की ही धुन रहनी चाहिए,
तभी सफलता मिलती है। आज बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका मन कहीं न कहीं भटकता है। तो मन को भटकने न दें, लक्ष्य बनाएं और उस पर निरंतर प्रगति करें। और रोचकता के साथ हिंदी के बारे में आपको मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर हिंदी सीखोगे तो निश्चित ही विद्वान बनोगे, देश का सम्मान खुद करोगे और उसे भी करवाओगे। जो हिंदी पढ़ता लिखता है वो माता पिता का सम्मान बढ़ाता है, अपनी मातृभूमि का मान बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रेम कुमार शुक्ल आपसे फिर निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों तक हिंदी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक आंदोलन की तरह इसको बढ़ाएं। और जब तक हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती है तब तक ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपको पद और पद विचार के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपने बहुत ध्यान से वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।